Good morning, student. Today is the last topic of our chapter. That means numerical problem of chemical kinetic. This is the last video of your syllabus. I think इसके बाद अगर थोड़ा बहुत हमारा numerical रह जाएगा तो मैं next video एक और कभी बना के send कर दूंगा. But फाइनली वैसे मानो तो ये लास्ट वीडियो है आपके सिलेबस का. तो एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो पहले न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, एक्सप्रेस करो रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन को. इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, रिएक्टेंट साइड क्या है PCl5 है और प्रोडक्ट साइड क्या है PCl3 और प्लस Cl2. ठीक है बेटा, मतलब जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट ये वाले दो बने. ठीक है, तो आपको याद ही होगा जो रिएक्टेंट साइड वाला था उसे हम माइनस में लिखते थे क्योंकि टाइम उसे हम माइनस में लिखते थे और प्रोडक्ट साइड वाले को प्लस में. ये तो आपको याद होगा, जिसने भी केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको मैंने हर जगह एक ही बात बोला था, रिएक्टेंट साइड कभी भी लिखोगे माइनस में लिखना है और प्रोडक्ट साइड ऑलवेज राइट इन प्लस, और रिएक्टेंट साइड हमेशा लेफ्ट में और प्रोडक्ट वाला राइट में. ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट में क्या PCl5 है तो ये याद रखना -d/dt, ये सब में सेम रहेगा. रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ, प्रोडक्ट वाला इधर लिखो बस एक माइनस इसके साथ आएगा, सॉरी रिएक्टेंट वाले के साथ माइनस आएगा, PCl5 के साथ माइनस आएगा, और जो प्रोडक्ट वाला साइड है उसमें देखो क्या है PCl3 है और एक है Cl2 है. इसी तरह अगर नेक्स्ट आप लिखोगे तो नेक्स्ट में भी आपने ऐसे ही लिखना है माइनस, ये देखो 1/2 dNO2dt/dt, और ये देखो प्रोडक्ट साइड में NO और एक NO और फिर DO2/dt. ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था. इस टाइप के न्यूमेरिकल रियरली कभी पूछे जाते हैं बट फर्स्ट न्यूमेरिकल था तो मैंने आपको करा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर एट ए डिफरेंट टाइम एट गिवन बिलो. मतलब क्या बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है आर अलग अलग टाइम पे. देखो बेटा, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ये था, और जब टाइम 5 हुआ यानी 5 सेकंड हुआ तो मतलब जब इनिशियल था रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो ये था, यानी इनिशियल पे ये था, और जब रिएक्शन शुरू हो गया और कैरीड आउट होने लग पड़ा तो हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतनी बची. ठीक है, इसके बाद टाइम 10 सेकंड पे इतना, 20 पे इतना, 30 पे इतना. आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उसका रेट निकालना. तो बेटा इसका निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है, आर एवरेज निकालने का फार्मूला होता है R2 - R1 अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम. अब देखो इसमें R1 क्या है और R2 क्या है. आपने कभी ग्राफ वाले सम किए होंगे आई थिंक, है ना, उसमें आप करते थे ना. ये देखो पहला टाइम था 160, दूसरा था 80, तीसरा था 40, फिर 10 था, फिर 2.5 था. ठीक है बेटा, यही था ना. तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा पहले लिखना है, सबसे बड़े वाले को क्या मानना है आपने R1, फिर जो उससे छोटा R2. ये देखो 160 से 180, 80 से 40, 40 से 10 और 10 से 2.5. ठीक है बेटा, उसी तरह आपको टाइम दिया हुआ, सबसे पहले जब 160 था टाइम 0 था, 80 पे 5 था, फिर 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30. ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया. इसके बाद आपको एक चीज़ जरूर पता होगा, इनके साथ 10⁻³ लगा था ना. तो मैंने क्या किया, उनको एक अलग ही कर लिया बिकॉज सब में कॉमन ही था. तो मैंने ऊपर R1 R2 के साथ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ना समटाइम जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो कि ये वाला, मान लो यहाँ सोल्यूशन ml में है तो मैं ऊपर ही ml लिख देता हूँ यहाँ पे. इसका मतलब क्या कि जितने सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ ml में. तो अब देखो जो है R2 - R1 है ना. ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करो, अब टाइम भी माइनस करो, इसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे. क्लियर है न्यूमेरिकल यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट ए हाई टेम्परेचर एस 4NH3 को जब हमने 5O2 से रिएक्ट कराया तो 4NO बना और 6H2O गैस बना. इन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO हैज 3.6 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. कैलकुलेट करना है पहला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया. डिसअपीयरेंस को मतलब आप ऐसे कह सकते हो अमोनिया कितनी रेट से ख़त्म हो रहा है, दूसरा क्या है कितनी रेट से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. सबसे पहले बेटा आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, प्रोडक्ट वाला पॉजिटिव में, सॉरी
रिएक्टेंट वाला नेगेटिव में, ये देखो ये रिएक्टेंट वाला है, ये भी रिएक्टेंट वाला नेगेटिव में और प्रोडक्ट वाले सारे पॉजिटिव में लिख दिया आपने। फिर आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है ना, याद रखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है बेटा, मैं अब इस रेट रिएक्शंस को देख के आपको ये चीज़ तो पता लग गया होगा कि मतलब कि रिएक्टेंट साइड इक्वल होता है प्रोडक्ट साइड के इसके, और मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जितना रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस होगा उतना ही क्या बनेगा प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10 मान लो 10 ग्राम रिएक्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जब 1 ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट कराएगा तो 1 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा, और जब 10 ग्राम के 10 ग्राम सारा रिएक्ट कर जाएगा तो 10 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब जितना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उतना रेट ऑफ अपीयरेंस है। ठीक है बेटा, तो जो आपका ये डिसअपीयरेंस का है उस वही आंसर होगा अपीयरेंस का। बस इस वाले न्यूमेरिकल में करना कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, 2009 में पंजाब बोर्ड में भी आ चुका है और इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हमारे CBSE में भी आ चुका है। तो इस न्यूमेरिकल में करना कुछ नहीं है बेटा, बस आपको पता होना चाहिए जितना डिसअपीयरेंस होता है उतना अपीयरेंस होता है और जितना अपीयरेंस होता है उतना ही डिसअपीयरेंस होता है। ठीक है, अब इसमें बस थोड़ा सा निकालने वाला तो वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का कैसे निकालना है, हमने वाटर के लिए निकालना है, यानी DH2O/dt। अब फ्रॉम द रेट इक्वेशन क्या होता है, अब बेटा रेट इक्वेशन यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ 4 और यहाँ 6 है ना, अब मैं आगे यूज़ करूँगा आपको पता होना चाहिए। जब भी रेट इक्वेशन लिखते हैं ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई में ना वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। रेट इक्वेशन जब भी लिखोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो 1/6, ये देखो ये प्रोडक्ट साइड लिखा रहा हूँ, 6 मोल ऑफ H2O था यानी कि 1/6 DH2O/dt 1/4 DNO/dt। ठीक है, ये पीछे से आपने देख लिया। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट वाले दोनों को क्या करना है, एक ऊपर एक नीचे। देखो बेटा जब आप निकालोगे ध्यान से देखो कैसे होगा, ये देखो ध्यान से कैसे होगा, जिसका निकालना है वो ऊपर और दूसरा जो मतलब कि देखो हमने निकालना वाटर का, पर वाटर के साथ NO की फॉर्मेशन भी हुई है, तो आपने क्या करना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर और जो जिसकी साथ में फॉर्मेशन है उसके नीचे, और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ था आपकी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आ गया आपका आंसर आ गया। बेटा ये पहले आ चुका है तभी मैंने आपको ये वाला करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by the monitoring the concentration of N2O5 in solution। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हमने दिखाना है किसमें, CCl4 सोल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में N2O5 सोल्यूशन के डीकम्पोजिशन दिखाना है। टेम्परेचर कितना है 318 केल्विन, हैज़ बीन स्टडी बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, इसकी स्टडी कैसे कर रहे हैं, मॉनिटर करके किसका कंसंट्रेशन N2O5 इन सोल्यूशन में। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 2.33 मोलर है, आफ्टर 184 मिनट ये रिड्यूस हो गया 2.08 मोलर, यानी कि स्टार्ट इनिशियली ये है जब टाइम 0 था ये था, पर 184 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन ये हो गया। द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, ये ब्रेक होके ये 2 बन गया। कैलकुलेट करना है पहला R एवरेज यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगा के, व्हाट इज द रेट प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग टाइम पीरियड। सबसे पहले आपने रेट इक्वेशन लिख लो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, देखो बेटा प्रोडक्ट साइड वाला -1/2, क्योंकि ये देखो मैंने आपको बोला था ना जब भी रिएक्टेंट, जब भी आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे अगर किसी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि ये 2 इस तरफ है, चाहे इस तरफ 4 है, चाहे यहाँ पे 1 है, 1 और 2 है, वैसे तो 1 लिखा नहीं बट होता 1 है। ठीक है, तो अगर नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, जो भी है उसको आपने डिवाइड के फॉर्म में ले जाना है, 1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी, और माइनस तो आएगा रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो आपने बस मैंने जो बताया था पिछली बार वही करना है, सेम उठा के वो वाला, क्योंकि पीछे वाले भी हमने 1/2 एक्सेट्रा कुछ क्यों नहीं यूज़ किया, पीछे वाला सिंपल था, वहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं था, बट इसमें है तो 1/2। बस ये वाला फार्मूला बेटा लगा है R2 माइनस R1 बाई डेल्टा टी, पीछे भी मैंने कराया हुआ है आपको, बस वही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, R2 माइनस R1 बाई डेल्टा टी, जब मैंने सारा सॉल्व किया तो मेरे पास
ये आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इफ़ टाइम, अगर टाइम 184 मिनट है, यानी 184 मिनट होता है 3.067 और 3 घंटे 67 मिनट से 3 घंटे 3 और 67 सेकंड होता है इसका मतलब, ठीक है। तो हमने क्या करना है बेटा, फिर रेट निकालना है उस टाइम पे। पहले मैंने मिनट के अकॉर्डिंग निकाल लिया, फिर मैंने घंटे के अकॉर्डिंग निकाला, तो मैंने क्या किया, सेम वही फार्मूला पुट किया और यहाँ पे घंटे के अकॉर्डिंग निकाल लिया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है बेटा, आपने मतलब क्या करना है, पहले मिनट के अकॉर्डिंग निकालना, फिर घंटे के अकॉर्डिंग निकालना, फिर सेकंड के अकॉर्डिंग निकालना, फिर 184 को 60 से मल्टीप्लाई, फिर वही निकालना है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, मिनट के अकॉर्डिंग, घंटे के अकॉर्डिंग निकाल लिया आपने, सेकंड के अकॉर्डिंग निकाल लिया, आपके पास 3 तरह के आंसर आ गए। ठीक है, और उसके बाद आपने रेट किसका लिखना है, प्रोडक्ट का लिख दिया, 1/4 तो आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और जो उस 1/4 और आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव में है। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर देखो बेटा ये अकेला है और इसी का रेट निकालना है, तो ये तो ऊपर ही रहेगा। पीछे भी हमने देखा था, साथ में एक और साइड प्रोडक्ट था, तो उसको मैंने डिवाइड किया था। ठीक है बेटा, ताकि देखो हमने डिवाइड करने के पीछे क्या था, मान लो कि मुझे ए चाहिए बट उसके साथ बी भी है, तो मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा और कितना परसेंटेज चाहिए वो भी मैं आपको, आई थिंक मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट में 2-2 बन गए थे बट मुझे चाहिए था पीछे में सिर्फ वाटर, तो मैंने वाटर को बगल वाले से डिवाइड कर दिया था ताकि सिर्फ वाटर ही मेरे पास आंसर में है। इसमें सिर्फ ये है, तो ये 4 इंटू रेट, पीछे भी रेट से मल्टीप्लाई करा था, तो आपके पास रेट दिया होगा, क्वेश्चन में ही देख लेना कहीं पे। अब देखो बेटा, हमें शौक नहीं था यहाँ निकालने का, घंटे में, मिनट में, सेकंड में, इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रेट निकालने बोला, तो रेट जब निकालने बोलेंगे सीधा ही आप पहला वाला यूज़ कर लेना। ठीक है, मिनट वाला ही यूज़ कर लेना और बाकी मत यूज़ करना, आंसर्स में वेरिएशन आएंगे। ठीक है, और जब आपने किया मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर ये है। क्लियर है न्यूमेरिकल ये यहाँ तक। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के ए 1/2 बी 3/2। ठीक है बेटा, दूसरा ये दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा इसका क्वेश्चन है, द रिएक्शन ए बी से सी बन रहा है, हैज जीरो ऑर्डर, राइट, और ये जीरो ऑर्डर बन रहा है और इसका हमने रेट इक्वेशन लिखना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपको एज इट इज़ लर्न होना चाहिए इनके इक्वेशंस, क्योंकि मैंने बोला था हुआ था कि ये न्यूमेरिकल में भी आपके यूज़ होते हैं। जो पहला जैसे जैसे लिखा है बेटा, इसका ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर निकालने का सबसे इजी वे है, इसके पावर को प्लस कर दो। मैंने बोला हुआ था ना, अब ए का पावर 1 है, बी का पावर 1 है, यानी कि 1 + 1 ऑर्डर हो गया 2। इसी तरह इसको प्लस करो, ऑर्डर हो गया 2, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़े से कम है, नहीं वैसे तो आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ही निकालना है, ये तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, तो ये हो गया, सेकंड का रेट इसी तरह निकालोगे, इनको प्लस करोगे, आ गया 1/2, या 1/2 मतलब हाफ ऑर्डर है इसका। और जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको पता ही है, जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जीरो, और बी का भी जीरो, जब 0 0 प्लस करेंगे जीरो आएगा, तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। क्लियर है ये रिएक्शन यहाँ पे, मतलब न्यूमेरिकल। ऐसा क्वेश्चन बेटा सैम्पल पेपर में एक बार आया हुआ था, थोड़ा इससे मिलते जुलता ही था, तो मैं आपको बताता हूँ कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए बी सी हैज़ बीन फाउंड टू बी रेट क्या है, ए का 1 है, बी का 1 है और सी का 2 है। हाउ विल बी रेट इक्वेशन विल चेंज। इसमें क्या करना है हमने, कहीं कंसंट्रेशन को आपने डबल करना है, कहीं हाफ करना है। ठीक है बेटा, इसमें देखो क्या बोला, जब कंसंट्रेशन सी को डबल किया, फिर बोला ए को हाफ किया, तीसरे कंडीशन में क्या बोला, दोनों बी और सी को डबल किया, और चौथे कंडीशन बोल रहे हैं कि ए बी सी तीनों को हमने ट्रिपल कर दिया। तो बेटा जैसे जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल दो। पहले वो लिख लो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए का ए मोल लीटर इनवर्स है, बी का बी मोल और सी का बी सी मोल लीटर इनवर्स है। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना हमने। इसका मतलब क्या है, रेट क्या होगा, के वैसे तो रेट कांस्टेंट होता है, रेट इक्वल टू के ए बी सी का स्केयर, ये हमें ऊपर फॉर्मूले में ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे बोला है कर दो। इसमें क्या बोला है, सी को डबल कर दो, सी का डबल मतलब 2c हो जाएगा, तो सी डबल होगा और हमने 2c करना है, तो क्या होगा, अब देखो बेटा सी को डबल करना है और वो
सी को डबल करने का मतलब है कि पहले एक सी था फिर 2c हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो सी पे स्केयर है, तो अगर आप सी को डबल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4KABC का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 से ये 2 का स्केयर हो जाएगा, तो ये रेट क्या हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम। इसी तरह अगर आप ए को हाफ कर दोगे, ए को जब हाफ कर दोगे तो बेटा आपका रेट भी क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसी तरह अगर आप बी और सी को डबल कर दोगे, देखो बी और सी को डबल करोगे तो रेट कितना टाइम हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। बस आपने ए बी सी में वो फार्मूला पुट करना है, क्योंकि सी में स्केयर हो जाएगा तो 8 टाइम हो जाएगा। उसी तरह अगर तीनों को ट्रिपल कर दोगे तो रेट कितना हो जाएगा, 81 टाइम हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स देखने में भी ईजी होता है और एक्चुअल में भी ईजी होता है। बस प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, इसलिए वो निकाल नहीं पाते हैं। The decomposition of hydrogen peroxide in the presence of iodine ion has been found to be first order in H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, मतलब उसका ऑर्डर कितना फाउंड हुआ, फर्स्ट ऑर्डर इन H2O2। और इसका केमिकल इक्वेशन ये आपके पास दिया हुआ है। द रेट कांस्टेंट हैज बीन फाउंड, रेट कांस्टेंट हमारे पास इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, कब, पहला एक ये है, दूसरा कंडीशन ये है, मतलब H2O2 का क्या हो 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो। रेट कैलकुलेट रेट कांस्टेंट जब हमारे पास वैल्यू ये दिया हुआ। और सी क्या है, व्हेन द व्हाट कंसंट्रेशन H2O2 वुड बी रेट ऑफ, कंसंट्रेशन बताना है तीसरे में जब रेट इतना हो। ठीक है, तीनों कंडीशन दे दिया है। 2011 में पंजाब बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बेटा पहले ही बताया था कि मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं दोनों बोर्ड्स में। यहाँ पे मेनली इस बुक में पंजाब बोर्ड के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, या ऑल इंडिया जो बोर्ड्स होता है, या दिल्ली बोर्ड के, या एनसीईआरटी के, तो मैंने आपको पीछे भी दिखाया हुआ है। तो ये मत बोलना सर सीबीएसई वाले न्यूमेरिकल्स कहाँ होते हैं। ठीक है, जो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स होते हैं ये सीबीएसई वाले न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। ठीक है, सीबीएसई वाले न्यूमेरिकल नहीं, एनसीईआरटी बुक वाले न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग बोल ही दिया है, तो सैम्पल पेपर आप लो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको भर भर के सीबीएसई वाले न्यूमेरिकल नहीं, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन H2O2 सो द रेट। अब जो रेट है वो लिख दो। ठीक है, पहले आपने रेट लिख लिया, पहले में के की वैल्यू, देखो बेटा के की वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग, पहले में के की वैल्यू दिया हुआ है। देखो बेटा के की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, के की वैल्यू आपको दिया हुआ है। पहले में इन्होंने हमारे पास H2O2 की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है इसमें करना कुछ नहीं बेटा, रेट और उसको जो आपको रेट दिया हुआ है ना उसके साथ एक बार इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाली। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। दूसरी बारी 0.15 से मल्टीप्लाई किया रेट को, ये आंसर आ गया। तीसरी बारी में क्या हमने बताना है, ऑप्टे कितना कंसंट्रेशन हुआ जब रेट इतना था, मतलब कितना कंसंट्रेशन ऑप्टेन हुआ जब रेट 1.12 था। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने कंसंट्रेशन पता करना है। देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेट इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन, या एम जो मर्जी लिख लो। इसमें आपने क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, इसका मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने बस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है इसमें, सी इधर लिख दो, बाकी इधर जो बस रेट लिख दो, जो कंसंट्रेशन है आपके पास वो लिख दो, बस पुट करो, आंसर आपका आ गया। क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके, आज जो बेटा ऑर्डर्स वाले न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। ये है द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 320 केल्विन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। N2O5 जब रिएक्ट किया तो NO2 बनाया और हाफ O2 बनाया। ठीक है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ये हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और आफ्टर 60 सेकंड आपके पास ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये क्वेश्चन देने के इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक सिंपल लिख के देगा, एक टेबल में देगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है टेबल देख के। टेबल में भी कुछ आधे बच्चे तो टेबल देख के घबरा जाते हैं कि ये न्यूमेरिकल होगा कैसे, तो टेबल में भी यही है, बस ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ी वर्डिंग कम कर देते हैं, टेबल बना के दे देते हैं आपको। देखो बेटा इसमें सबसे पहले क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सीधा ही आपने वो उठा के वैल्यू उठा के यहाँ लिख देना है, जो दिया है पुट करो। ठीक है बेटा,
यहाँ हो सकता है आपको लॉग की ज़रूरत पड़े, तो टेंशन नहीं लेना उसके रिगार्डिंग भी, उसके लिए आपको लॉग टेबल मिल जाएगा एग्जाम में, या तो क्वेश्चन पेपर में लॉग की वैल्यू दी हुई। मेनली तो ज़्यादातर लॉग की वैल्यू वो दे के ही रखते हैं हर उस न्यूमेरिकल में जहाँ लॉग यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे log 6.2 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे log 6.2 होता है 0.7924 होता है। अब सब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर ये आ गया। तो इसी तरह ये न्यूमेरिकल भी इससे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है। इफ़ वी विगन विद, अगर हमने रिएक्शन शुरू किया, विगन मतलब जब स्टार्ट किया तो उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था, ठीक है, स्टार्टिंग में। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिमेन इन सोल्यूशन आफ्टर 3 आवर। 3 घंटे बाद कितना कंसंट्रेशन बच जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने निकालना क्या है, देखो इसमें क्या बोला है कि व्हाट कंसंट्रेशन विल रिमेन द सोल्यूशन आफ्टर 3 आवर। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लिया, जो मैंने पीछे बोला हुआ, जो ड्राइव करके आएगा एज इट इज लर्न करके रखो आप, ठीक है। जो जो आपको दिया हुआ है वो सभी आप पुट कर दो, ठीक है। टाइम भी दिया हुआ है, सब कुछ आपने निकालना ये है ना, ये वाला, क्योंकि बाकी सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ। बस इस वैल्यू को आप रीअरेंज करो, उस तरफ ले जाओ, बाकी सब कुछ सॉल्व करोगे आपके पास 0.04 मोलर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और इन्होंने बोला भी था कि 3 घंटे बाद आपके पास कितना कंसंट्रेशन बचेगा, और कंसंट्रेशन जो 3 घंटे बाद कितना कंसंट्रेशन आपके पास बचेगा, ठीक है बेटा। और आई थिंक आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल देखो 2 बारी आ चुका है, दिल्ली बोर्ड में भी आ चुका है, ये दिल्ली बोर्ड जो CBSE कंडक्ट कराती है, ठीक है। न्यूमेरिकल देखने में टफ है बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस जो फार्मूला दिया उसको अकॉर्डिंग पुट करो। हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसको निकालो, बस आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट, हाउ विल लॉन्ग टेक टू कंप्लीट 60 मिनट। ठीक है बेटा, 15% कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट ले रहा है, तो 60% कंप्लीट करने कितना टाइम लेगा। इसमें आपको बेटा बस देखो, पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिख दिया आपने, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या है, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको सपोज करना पड़ेगा। मान लो अब देखो इसमें उन्होंने ऊपर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप ए नोट को ए मान लो, और ए आप क्या करोगे, ए नोट को ए मान लो, ठीक है। तो आपको अगर ए चाहिए कि उस कुछ टाइम बाद, जब स्टार्टिंग किया तो उसे ए मान लो, और बाद में क्या कंसंट्रेशन होगा उसको आप क्या मानोगे, ए माइनस, ये देखो इसमें से माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा वो ए की वैल्यू होगी, ए माइनस ए इंटू 50% कंप्लीट, ए माइनस ए इंटू 15, जितना कंसंट्रेशन है उसे मल्टीप्लाई अपॉन 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.85 ए आ जाएगा। टाइम कितना आपके पास 20 मिनट, इसका मतलब ए भी आ गया, ए नोट भी आ गया और टी भी आ गया। पुट करो इसमें, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इन सेकंड में अगर निकालना चाहो, ये तो मिनट में था, बस सेकंड में अगर निकालना चाहो तो सेम बेटा सेकंड में कन्वर्ट करो और आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ विल बी टाइम, कितना टाइम ये लेगा टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1/16 हो जाए, ठीक है बेटा। तो आपको देखो स्टार्टिंग में इनिशियल, जब कुछ ना दिया हुआ है ए मान लो, फाइनल आपको क्या दिया हुआ है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, नहीं दिया है ना, ए मान लो, फाइनल आपको दिया हुआ है 1/16 ऑफ ए, मतलब कि ये जो ए है इसका 1/16 हो जाए, ठीक है। टाइम दिया हुआ है नहीं, रेट कांस्टेंट 60 सेकंड ये दिया हुआ है, जो जो दिया वैल्यू पुट करो, ठीक है, और जो आपके पास आंसर आ गया इसे आप लिख दो, ठीक है। क्लियर है ये भी बेटा। ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हैं, बस यही है कि थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब किसी को फार्मूला ही नहीं पता फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, और यही नहीं पता रिएक्टेंट साइड माइनस लिखता है, प्रोडक्ट साइड प्लस लिखता है, फिर तो उससे नहीं, वो तो बेटा नहीं कर पाएगा ये चीज़ें। तो आपको जो चीज़ बोला गया है वो तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेटा कुछ साल
सैम्पल पेपर में देखने को मिल रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कह सकते हो कि कार्बन डेटिंग के बेस्ड पे, कि आपको हाफ लाइफ टाइम दिया। हाफ लाइफ टाइम के रिगार्डिंग तो हमने पढ़ा हुआ था ना कि कई सारी चीज़ों के हाफ लाइफ टाइम 100 थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14 कार्बन इज 5730 ईयर है, यानी कि 5730 ईयर लगता है कार्बन 14 को हाफ खत्म होने के लिए। 50% कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 का खत्म होने में बेटा इतना ज़्यादा साल लगता है, ठीक है। इसलिए बेटा जो मेनली हम कार्बन डेटिंग ही यूज़ करते हैं। आपने 9th में कार्बन डेटिंग का टॉपिक पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं अब डिटेल्स में नहीं जाने लगा हूँ। तो हम क्या करते हैं, मैं चलो थोड़ा सा बताता हूँ कि हम कार्बन को यूज़ करते हैं किन कार्बन डेटिंग में, ठीक है बेटा, क्योंकि इसका हाफ लाइफ इतना होता है। और एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम कार्बन, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसमें कार्बन ना हो, लकड़ी हो, इंसान हो, चाहे कोई स्कल हो, बोन्स हो, जो भी मिलता है हम उसका कार्बन डेटिंग करते हैं और उसके बॉडी में कंसंट्रेशन चेक करते हैं कि कितना कार्बन का कंसंट्रेशन बचा हुआ है। उससे हम पता लगा लेते हैं उसका एज कितना होगा अप्रोक्सीमेट, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट पता लग जाता है। एन एरियोलॉजिकल artifact contained wood has only 80% of carbon 14 found in a living tree। इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ 80% ऑफ कार्बन 14 मिला है एक लिविंग ट्री में। तो अब उस पेड़ का एस्टिमेट एज कितना है, ठीक है बेटा। तो याद रखना डिके कांस्टेंट कभी भी निकालना तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। हाफ लाइफ कभी भी निकालना है डिके कांस्टेंट रेडियो एक्टिव वाले, तो इसके फॉर्मूले आई थिंक हम पीछे हमने नहीं किया होगा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डिके कांस्टेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। हाफ टाइम जो दिया हुआ है वो नीचे पुट कर दो पुट। इससे क्या होगा, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आगे आगे इसकी वैल्यू आपके पास आ गया। सिंस द रेट काउंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ C14 एटम्स इन द सैंपल। याद रखना रेट काउंट इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम इन सैंपल। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम रेट को जो कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 14 कि उसके उस जो जिस सैंपल का आप कार्बन रेटिंग कर रहे हो उसके अंदर कितना कार्बन 14 है क्या कंसंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग उसका एज पता लगेगा। तो आपने क्या करना है, एन नोट को देखो बेटा। अब यहाँ देखो N18 है, N80 का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला है कि ओनली 80% बचा है, बट एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में 100 होना चाहिए था। देखो अगर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग में 100% होगा, बट उन्होंने क्या बोला कि हमें जब मिला है तो उसमें 80% है, ठीक है बेटा। तो बस N मतलब क्या है कि एक्चुअल, और एन नोट मतलब क्या है, नहीं एन मतलब जो मिला है और एन नोट क्या है जो एक्चुअल है, ठीक है। तो बस आपने फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन उठाना है, उसमें सारी वैल्यू पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो बेटा, तो जब उसके बॉडी में, अब यहाँ देखो क्या बोला था इन्होंने, 80% कार्बन फाउंड हुआ है, 80% कार्बन 14 फाउंड हुआ है, तो उसकी एज देखो कितनी ज़्यादा है। मतलब आपके बॉडी में अगर 80% कार्बन फाउंड होता है तो उसके लिए आपके बॉडी को 1846 ईयर लग जाएंगे। अगर इतने देर वो सर्वाइव करता है तो आपके बॉडी का एज 1846 होगा और 80% कार्बन 14 बचा होगा आपके बॉडी में। ऐसा न्यूमेरिकल बेटा आज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लो, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स कुछ सैम्पल पेपर्स में देखे गए हैं। ओके, हाफ लाइफ टाइम वाले, फर्स्ट ऑर्डर वाले, ठीक है, वो ग्राफ नहीं, वो जो टेबल बना के दे देते हैं आपको, बस थोड़ा सा आते होते हैं बच्चों को क्वेश्चन, बस बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इसमें पूछा क्या गया है। सैम्पल पेपर CBSE सैम्पल पेपर 2011 में है। सुक्रोज डिकम्पोजिशन इन ए एसिड सोल्यूशन, सुक्रोज डिकम्पोजिशन इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज। देखो बेटा, इसमें सुक्रोज डिकम्पोजिशन इन ए एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विद हाफ टाइम कितना दिया हुआ, 3 आवर दिया हुआ। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज विच रिमेन आफ्टर 8 आवर। फ्रैक्शन निकालना है सुक्रोज का जो 8 घंटे बाद बचेगा। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, रेट निकालना है। बस आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला
जो दिया वो निकाल के आपने के की वैल्यू निकाल लिया। जब के की वैल्यू निकल गई तो आपने फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन लिख दिया, जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पुट कर दो। जब आपने पुट कर दिया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। देखो बेटा निकालने के तरीके, के निकालने के लिए ये तरीका है, अब log a नोट बाय a निकालने के लिए, ठीक है बेटा, ये तरीका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि, और उसके बाद क्या किया आपने, log को उधर भेज दिया, और जब आपने log को उधर भेज के इसकी वैल्यू देखी तो ये आया आपके पास। फिर जब आपने इसको इन्वर्स किया तो आपके पास वैल्यू चेंज होकर ये वाली आ गई। ओके बच्चों, तो मैंने अपने तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई किया है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मेरे अकॉर्डिंग रह ही गया होगा। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैंने तो अपने तरफ से बेटा सभी तरह के क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, बट अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके बेटा, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और दूसरा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो इन बिटवीन लेक्चर, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे। और इसी के साथ बेटा मेरे तरफ से आपका सिलेबस फिनिश है। ओके, अगर थोड़ा बहुत रहता होगा तो मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, बट आपके तरफ से अभी आपने सिलेबस फिनिश करना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।